हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनल स्टोनेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जो है एनस का एरिया यहाँ पे नैरो हुआ यानी कि सिकुड़ा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इसी को हम जो है एनल स्टोनेसिस के नाम से या एनल स्टिंक्चर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो उसका नेचुरल साइज है इलास्टिसिटी की, स्पिंक्टर की, आपके उसका सिकुड़ जाना, कम हो जाना, चाहे वो किसी भी वजह से हो, सर्जिकल प्रोसीजर से हो या किसी भी वजह से हो, उसी को हम एनल स्टोनेसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टेस्ट मेंशन किया हुआ है कि एनल स्टोनेसिस और एनल स्टिंक्चर इज द एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द एनल कनाल। एबनॉर्मल, हाँ, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल जो है नैरोइंग ऑफ द एनल कनाल है। एनल कनाल जो इसको बोलते हैं मलद्वार का जो होता है, इससे हमारा स्टूल पास होता है, उसे हम कहते हैं एनल कनाल। एनल कनाल जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच के जो एरिया होता है उसको हम एनल कनाल कहते हैं। इसे हम गुदा द्वार कहते हैं, मलद्वार कहते हैं। मेकिंग इट हार्ड टू पास स्टूल, यानी इसके कंस्ट्रिक्शन होने से, नैरोइंग होने से स्टूल को यानी कि पास होने में दिक्कत होती है। और डेफिनेटली होगी क्योंकि जो एरिया नेचुरली था अब वो सकरा हो गया है, पतला हो गया है, छोटा हो गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गया है। एनल कंस्ट्रिक्शन भी इसे कहते हैं। और इसकी वजह से पेन होता है और स्टूल जो पतला होता है, नैरो स्टूल होता है। यानी कि जो स्टूल की जो पोटी की जो साइज होती है, जो चौड़ाई मोटाई होती है, जो नेचुरली जब स्पिंक्टर्स यानी कि मलद्वार एनल कनाल ओपन रहती है, जो उस तरह से पूरा भरा भरा आना चाहिए था, उसको फुल्ली होना चाहिए था, वो ना आके उसके पतले होने की वजह से वो पोटी उससे पास होते वक्त में और पतली हो जाती है, जो नेचुरली एक स्टूल का जो मोटाई होती है उससे भी पतली हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे दर्द भी रहता है एंड ब्लीडिंग ये भी हो सकती है। 100% सबको नहीं, सबको ब्लीडिंग हो जाए, ये वर्स कंडीशन में ब्लीडिंग होती है, लेकिन पेन तो डेफिनेटली होगा क्योंकि जो है साइज छोटा हो गया है। अब फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग आके यानी वहाँ पे क्लोज होती है और जहाँ से मलद्वार शुरू होता है, अब वहाँ पे वो उतनी मोटी अगर साइज आई है और यहाँ आकर उसके जो है आधा या उससे कम जो भी हो, तो जो सेम साइज का अगर स्टूल प्रिपेयर हुआ लार्ज इंटेस्टाइन से तो और उतना साइज का नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली उस छोटे से रास्ते में कोई भी बड़ी चीज़ गुजारेंगे तो साइड की वाल पे जो है प्रेशर आएगा और प्रेशर जो है वो पेन क्रिएट करेगा। वो डिपेंड करता है स्पाज्म लेवल कितना ज़्यादा है उतना ही पेन और सीवियरिटी लेवल जो है यानी सीवियरिटी लेवल के हिसाब से आपको पेन होगा। कॉमनली रिजल्टिंग फ्रॉम द स्कार टिश्यू आफ्टर द हेमोरेज सर्जरी। अब हम यहाँ समझ लेते हैं स्कार टिश्यू क्या होता है। जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तो पोस्ट सर्जरी के बाद जो है वहाँ पे डेड सेल्स या जिस तरह भी सेल्स जो है एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और ये तब होता है जब आपकी जो है पाइल्स, जिसे हम हेमोरेज कहते हैं, पाइल्स में भी कई वैरायटी होती हैं, हम यहाँ पे उनके ग्रेड को डिफाइन नहीं करने बैठे, तो हम उसे यहाँ छोड़ देंगे। सब जो और हेमोरेज जो कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, वो भी हम छोड़ देंगे, सिर्फ इतना समझते हैं पाइल्स। तो पाइल्स जो मोस्टली होती है उसमें जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, और उन सर्जरी में अगर ग्रेड 1, 2, 3 का है तो ठीक ठाक है, ओके, उसमें ज़्यादातर स्फिंक्टर जो इन्वॉल्व नहीं होने के चांसेस होते हैं। बट जब ग्रेड 4 की पाइल्स होती है तो उसमें चूंकि पाइल्स जो है स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करके अगर रखी है और होती भी ग्रेड 4 पाइल्स में तो डेफिनेटली हो, तो अब जब आप इस एरिए पे पाइल्स है, हेमोरेड्स है जो है आपकी जो है, और आप सर्जन ने उसको कट किया है या कट करते वक्त में या जैसे भी उस स्फिंक्टर को हार्म हुआ और उसको जो सिलाई की गई उसको खींच करके सिलाई की गई, तो उसकी मिसाल ऐसे जैसे कोई रबड़ टूट जाए और टूटने के बाद आप वापस से उसको नॉट लगाओगे, चाहे भी जैसे जोड़ोगे, अब उसके अंदर की जो नेचुरल इलास्टिसिटी थी जो बिफोर एनी डैमेज के थी, वो आफ्टर डैमेज डेफिनेटली साइज में छोटी हो जाएगी और वो अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी फुली जो थी उसकी वो खो देगा और उसमें कमी आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट को जितनी बार इसको मल्टीपल सर्जरी होगी हेमोरेड्स की, या ऐसी सर्जरी जो स्फिंक्टर को कवर किए होती है, इन्वॉल्व किए होती है,
उतना ही ज़्यादा इस पेशेंट का ये एरिया नैरो सकरा, इसे हम एनल स्टोनोसिस के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे हमेशा हमेशा पेन बना रहेगा, क्योंकि वो नेचुरली पास आउट स्टूल नहीं कर पा रहा जो होना चाहिए। आगे क्या है, और इसको लिखा आगे जो है क्रॉन डिसीज, यानी जो एक तरह से इंटेस्टाइन आपकी गट लाइनिंग में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से रेडिएशन थेरेपीज है, या बीइंग कंजेंटिनल जो है, यानी किसी भी तरह से ये रीज़न एक दिए हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन चीज़ क्या है, ऑपरेशन। रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन जब ऑपरेशन होगा या थेरेपी कुछ होगी जिससे आपका स्पिंक्टर जो है वो ख़राब हो रहा है और उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो कंसर्न है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट रेंज अगर इसकी हम बात करें तो डाइटरी चेंज एंड लग्जरी टू ग्रेजुअल डायलेशन एंड इन सीवियर केसेस सर्जरी लाइक जो है इस तरह की जो सर्जरी होती है स्पिंक्टोटोमी और एनोप्लास्टी ये जो होती है टू वाइडन द एनल। बहरहाल जिनका दो नाम मैंने नीचे लिया हुआ है, ये दोनों जो है नेचुरल स्पिंक्टर को यानी कि उसको रिप्लेसमेंट एक तरह से कहें, उनके साथ छेड़छाड़ अगर हो चुकी है पहले, अब उनका ही रिप्लेसमेंट है, तो ये आर्टिफिशियल होते हैं, तो इनसे आपकी नेचुरल स्पिंक्टर्स को जो कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, बल्कि इनके इस तरह से सर्जरी से उसे वाइडन किया जाता है, फैलाया जाता है, चौड़ा किया जाता है, ताकि आपको स्टूल को पास करने में आसानी हो, जो कि बहुत ही ख़राब होता है और बहुत ही डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। जिन्होंने कराया आप उनसे पूछ सकते हैं। डाइटरी चेंजेस एंड लग्जरिटी जो आप लेंगे वो एक टेम्प्रोरी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुअल डायलेशन जो कहते हैं होता नहीं है। अगर एक बार उसमें डिफॉर्मेशन हुआ तो आप कितना ग्रेजुअल आप डायलेशन करोगे, पॉसिबल नहीं, उसकी एक लिमिट है। वो मसल नहीं है बॉडी की कोई और, उसको आप रोज पुशअप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो तो एक दिन बहुत मोटी होती चाहे जाएगी, उसकी एक लिमिट है। चाहे इसलिए देखो कितना भी मोटा आदमी क्यों ना हो, एनस की जहाँ तक बात आती है वो ऐसे नहीं फैल जाता है, आपके लिप ऐसे नहीं फैल जाते, आपकी आंखें ऐसे डायलेट नहीं हो सकती हैं, आपकी नोज बहुत बड़ी नहीं हो सकती है, आपके कान बहुत बड़े नहीं हो सकते हैं। तो यू कैन नॉट ग्रो लाइक दिस बॉडी ऑर्गन्स विद द फिजिकल एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ। इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इसमें टोनिंग हो सकती है, सॉफ्टनिंग हो सकती है, हार्डनिंग हो सकती है, स्मूथनेस हो सकती है, बट इनके साइज को आप छोटा बड़ा जल्दी नहीं कर सकते हो। नेचुरल ये जो हमारे आर्गन्स हैं, ठीक है, मसल नहीं आपकी बॉडी के आर्म है, हिप है, या आप उससे जो रोज पुशअप करते करते जो है उसे आप बड़ा कर लो। एनीवे आगे के हम साइड में कुछ और भी देखते हैं। सिम्टम की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और इनफ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट से भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो उसका स्फिंक्टर यानी जो है कॉन्स्टिक हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन ये सही किया जा सकता है। अगर ऑपरेशन कराए तो उसको जल्दी सही करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर केसेस में कुछ रिलीफ मिलेगा, उसकी एक लिमिटेशन, उससे ज़्यादा नहीं। पेन और स्टेनिंग ड्यूरिंग द डिफिकेशंस, ये सिम्टम इसके होते हैं कि आपका एनस का साइज़ छोटा हुआ है कि नहीं है। अगर आपको नॉर्मल पोटी भी स्टेनिंग के साथ आती है और उसमें जो पेन होता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको एनल स्टोनेसिस, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ जो आपके रेक्टम का जो है हो रहा है, स्पाज उसमें क्रिएट हो सकता है। ये सब जो एनल स्टोनेसिस के साइन एंड सिम्टम है। नैरो पेलेट लाइक और रिबन लाइक स्टूल, तो जो उसका स्टूल पास होता है ना, ऐसा लगता है वो फीता निकल रहा है, या केचुआ जिसे आप कह सकते हैं, छोटा पतला होता इतना। वो डिपेंड करता है, मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कि कंस्ट्रिक्शन किस लेवल का क्रिएट हुआ है। जितना ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड होता चला जाएगा, जाहिर सी बात है जितना छेद उत्पन्न होगा उतना ही स्टूल पास होगा। तो जितना हाई लेवल का कंस्ट्रिक्शन रहेगा उतना ही जो है स्टूल पतला होगा, उतना ही नैरो होगा। ब्लीडिंग एक साइन हो सकती है जब आप, जाहिर सी बात है, उस पर आप अननेसेसरी प्रेशर देंगे, स्टैनिंग करेंगे, दबाएंगे, जिसे हम आम भाषा में काखना कहते हैं, जोर लगाना। कहते देखो बच्चा भी हो या बड़ा हो, जब उसकी पोटी नहीं निकलती तो प्रेशर देता है, उसी स्टैनिंग को हम अपनी आम भाषा में काखना कहते हैं, जोर लगाना कहते हैं। तो इससे भी आपको ब्लीडिंग आ सकती है, वहाँ की जो है कहते हैं वॉल रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से वो फट जाएंगे और ब्लड आ जाएगा। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टाइंग, यानी एम्प्टिंग जो है यानी कि खाली होना, तो ऐसा लगे कि मैं पूरी तरह से
स्टूल को डिफेक्ट नहीं कर पाया, डिफिकेशन में प्रॉब्लम है, पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, स्टूल मेरा फुली पास नहीं हुआ। तो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट कि अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है बाउल आपका जो है, जो लाइंस्टाइन स्टूल में स्टूल जो है वहाँ पे स्टोर हुआ था, जिसे यानी कि एक्सपेल्ड करना था, वो थ्रू आउट द एनस पूरी तरह से नहीं निकला। इसका एहसास होता कि अभी कुछ बाकी है, रिमेनिंग है इनसाइड। इसका भी एहसास होना एक तरह से एनल स्टोनिसिस के सिम्टम में आता है। और भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, ये कुछ जनरलाइज सिम्टम थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए और दिखाए हैं। काजेस की अगर हम बात करें तो सर्जरी जो हमने पहले भी कहा कि मोस्ट कॉमन रिस्क काज होता है, स्पेशली आफ्टर हेमोरॉयड रिमूवल। तो अदर एनोरेक्टल प्रोसीजर ड्यू टू स्कैरिंग, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे फिशर किसी को वहाँ पे डेवलप हुआ तब भी हो सकता है, फिस्टुला अगर वहाँ से गया गुजरा और स्पिंटर को पायरेसिंग किया, टच किया, सर्जरी में वो हिस्सा इन्वॉल्व हुआ तो भी जो है, कुल मिलाकर के मेजर रीज़न जो होता है इसका वो सर्जरी ही होती है, क्योंकि उसके करने के बाद एनल स्टोनिसिस परमानेंट फिक्स हो जाती है। फिर उससे आप किसी लग्जेटिव से, किसी डायलिसिस से, किसी और चीज़ों से बड़ा नहीं कर सकते। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जो आईबीडी है, क्रोन डिसीज कैन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग। तो ये तो सिम्टोमेटिक है, अगर इनसे होता है इसे आप करेक्ट कर सकते हो, बट ऊपर का जो सर्जरी का मामला अगर उससे होता है तो आप उसका रिवर्सल का चांस तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात, कि आप समय रहते एहतियात बरत लें और मेडिसिन की तरफ और डाइट की तरफ आएँ, जिससे आप नेचुरली अपने स्टूल को सॉफ्ट करें और आसानी से विदाउट स्टेनिंग अगर पास हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम फिस्टुला, फिशर, पाइल्स होगी ही नहीं। इन सब डिसीज़ का मेन जो रीज़न ही होता है वो आपकी गट लाइनिंग होती है और आपका जो है पेट होता है, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इन द एंड यहाँ पे जाके उसका जो है एज ए रिजल्ट जो है सो होता है। नेक्स्ट जो इसका काज है वो रेडिएशन थेरेपी टू द पेल्विक और एनोरेक्टल एरिया। तो ये एक रीज़न में है, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग थेरेपी है, तो जो लोग रेडिएशन कराते हैं या रेडिएशन थेरेपी से गुजरते हैं उनके लिए, बट सर्जरी सबसे मेन इसका रीज़न है। ट्रामा और इन्फेक्शन इन द एरिया, एनल एरिया, ऐसा कोई भी ट्रामा जिसमें वहाँ झटका लगता हो, वहाँ पे एब्सेशन हो, सर्जरी हो, चोट हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, पाइल्स हो, सेनेटियल टैग भी कभी कुछ में इन्वॉल्व हो सकता है अगर उस पर लग गया और उसका सर्जरी किया गया, यानी किसी भी तरह से आपका जो है स्फिंक्टर जो है इफेक्ट होता है, उसे नुकसान पहुंचता है, उसके बाद ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे आप मेडिसिन से और किसी और तरीके से दवाओं से ठीक कर सकते हो, बट सर्जरी अगर आपने करा लिया और फिजिकल चेंजेस करा लिया फिर ये आपको लाइफ लॉन्ग सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सर्जरी से बचने की कोशिश करेंगे इतना हो सके। कॉग्निटल जो होता है ये एक तरह से ऐसा रीजन है कि कुछ बच्चे इस तरह से पैदा ही होते हैं इस डिसीज़ के साथ में, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनमें ये देखा जाएगा कि क्या एज के ग्रोविंग होने के साथ उनका स्फिंक्टर का साइज बढ़ता है कि नहीं। और अगर जो हम इस तरह की बात करें तो जो है हेरिडेटरी हो या किसी को कॉन्जिनिटल कंडीशंस में अगर किसी को हुआ तो ये नहीं, कोई बॉडी का पार्ट हो सकता है पैदाइशी, चाहे वो किसी का पैदाइशी पेनिस छोटा होता है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की आंख छोटी होती है, किसी का कान छोटा होता है, तो उसी में इस तरह से किसी का एनस भी छोटा हो सकता है, बट ये बहुत ही रेयर केसेस की बात होती है और इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि एज की ग्रोइंग के साथ ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये एक्सेप्शनल केसेस है, बहुत कम देखे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसमें एज के साथ जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एनीवे, लेकिन सर्जरी सबसे मेन डेंजर रीज़न होता है जो कि आपके इस एरिया को स्पॉइल करता है और रिवर्सल के चांसेस नहीं होते। और आर्टिफिशियल अगर हम स्फिंक्टर की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उससे आपका ब्रेन कनेक्टेड नहीं होता। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डाइट एंड मेडिकल जो है इसमें ट्रीटमेंट हम करते हैं हाई फाइबर डाइट, हाइड्रेशन एंड स्टूल सॉफ्टनिंग टू ईज द पैसेज। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आप मेडिसिन और डाइट से इसको ट्रीट करते हैं तो सबसे बेस्ट वे होता है और इससे आप ऑपरेशन से बच भी जाते हैं, प्लस इसमें इस तरीके से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपके स्फिंक्टर को नहीं होता और जब नहीं होगा तो एनल स्टोनिसिस के चांसेस भी नहीं होंगे। तो इससे पहले कि कोई सिम्टम परसिस्ट हो आप उसे इग्नोर करें
और बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं सर हमें इतने दिन से 1 साल से हम फिस्टुला सफ़र कर रहे हैं, हमें कोई पेन नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए कि फिस्टुला में पेन नहीं होता है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, एक्यूमुलेशन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहरहाल अलग टॉपिक, यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सर हमें पाइल्स है लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि एज के यानी जितना समय गुजरेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएंगी। सर हमारा स्टूल हार्ड होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इन्हें कैसे कोई समझाए कि ये आपका हार्डनिंग ऑफ स्टूल कुड बी लीड द काज ऑफ फिशर और यार एनल स्टोनिसिस का रीज़न बन सकता है। तो कोई भी चीज़, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सांप फन को पहले फैलाए, यानी डिसीज एक सांप की तरह होती है, उससे पहले वो अपना जहर आपकी बॉडी में फैलाए और आपको नुकसान पहुँचाए, उससे पहले उसके सर को कुचल दो। आप उसका ट्रीटमेंट टाइम रहते ले लो, प्रिकॉशन ले लो, ताकि आप यानी कि वो सांप के फन की तरह से यानी पॉइजन अपना आपकी बॉडी में वो डाल ना सके और आप उससे बच सकें। क्योंकि एक बार जब डसे गए तो कितने लोगों की जान भी चली जाती है। उसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर आप एक बार ऑपरेशन करा लिए और आपका सीवियर लेवल हो गया, तब आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस को बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और इट कुड बी द लाइफ लॉन्ग, ये पूरी ज़िंदगी भी रह सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, और फिर आपको पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। डायलेशन जो होता है इसका करने के लिए वो अच्छे से लोग समझते हैं कि उसके बाद जो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। नीचे देखो लिखा है एनल डायलेशन, ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग यूजिंग द फिंगर डायलेशन आर बैलून्स टू वाइड द एनल कॉलन। अब ये कितनी अननेचुरल बात है कि एक बार ऑपरेशन कराओ उसको छोटा करो, यानी कि अब छोटा हो गया, अब उसको ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग करो वो मसल की तरह से कि आप जिसे ग्रेजुअली उसको स्ट्रेच करते रहो, फैलाते रहो फैलाते रहो। अब फिंगर डाल के कौन करता डायलेशन? कितना इसका ये प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे मेंशन, कौन करता बताइए? आपके हाथों में नाखून लगे, कहीं उससे हार्म नहीं हो सकता, नुकसान नहीं हो सकता आपके जो एनल कैनाल की वाल को? ऐसे ही पेशेंटों को फिर फिशर होने के चांसेस आते हैं कि उसके बार बार उसमें उंगली करने की। इसलिए हमारे ट्रीटमेंट के दौरान हम अगर किसी को क्रीम या स्प्रे देते भी हैं तो उन्हें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि एनल में बोरिंग नहीं करनी, फिंगर डाल के कोई भी क्रीम नहीं लगाना, आप एनस पे रखो, प्रेस कर दो, अंदर चली गई ठीक है। या केगल एक्सरसाइज जिस तरह से करते हैं, आप एनस को खींचते जैसे अंदर कांस्टिक करते हैं ऐसे दबाओ, केगल एक्सरसाइज जैसे करते हैं। तो जब स्क्वीज करोगे आप तो ड्यूरिंग द स्क्वीज जो भी वो खींच लेगा, आपको उसको छेड़ना नहीं है, छोड़ना है। जितना आप उसे छोड़ोगे उतना ही फायदे में रहोगे, जितना उसे छेड़ोगे उतना ही नुकसान होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी को पाइल्स हो जाए, ग्रेड 4 हो जाए और इस तरह कंडीशन हो, उसे तो हाथ से वॉश भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो स्प्रे आता है पाइप के साथ में, जो उस तरह से स्प्रे करके उसको जो है उसे वॉश करना चाहिए। जितना कम टच होगा उतना अच्छा है, जितना रगड़ रगड़ के वॉश करेगा उतना, चूँकि उसकी जो है ग्रेड 4 की पाइल्स के ऊपर पे जो मस्से हैं या जो हेमोरेट्स है वो सूजता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा रगड़ते, ठीक है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर दिए। सर्जरी इसका ट्रीटमेंट जो है फॉर सीवियर केसेस, अब यहाँ पे मेंशन ही किया गया सीवियर केसेस में जो सर्जरी है, प्रोसीजर लाइक इंटरनल जो है स्पिंक्टेरोटोमी कटिंग द मसल, यानी जो आपने नाम सुना है स्पिंक्टेरोटोमी, जो उसमें कटिंग द मसल, आगे उसमें क्लैरिफाई करते हैं कि मसल को कट करेंगे। तो आप सोच लो जब कट करेंगे तो जोड़ेंगे, जब कोई चीज़ कट करके जोड़ी जाती है, या जो है आगे भी लिखा है एनोप्लास्टी में जो स्किन ग्राफ्टिंग है या टिश्यू फ्लैप है, टू क्रिएट ए वाइडर ओपनिंग, इसको बढ़ाने के लिए जो है। तो अब बताओ कटिंग करोगे आप, यानी अब जगह जगह से कट कर दो, क्योंकि छोटा है तो कट कर दो फैल जाएंगे चप्पू। तो क्या आप ये बताइए कि एक चीज़ छोटी हुई, पहले आप उसको कट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है उसको कट करके जो आप उसको वाइड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या वो नेचुरली उसी तरह से काम करेगा जैसे वो विदाउट कट काम करता था? तो डेफिनेटली हर कोई आंसर देगा नो। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो है कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट वे रहेगा। आई थिंक जो है सबसे बेस्ट वे ट्रीटमेंट यही है कि टाइम रहते हुए आप इसका ख्याल कर लें, इसका ट्रीटमेंट कर लें अपनी लाइफ स्टाइल को। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट जो फर्स्ट लाइनिंग मेरे हिसाब से रहता है वो आपका स्टूल का सॉफ्ट होना, जो कि आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, उसी हिसाब से क्या निकाल रहे हो वाली बात आती है। तो सिंपल थिंग्स यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर डाइट, मेंटेन करें प्लान, अगर बाय सेल्फ कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा भी डिले ना करें इस तरह के एक्सपर्ट से मिलने के लिए, ताकि जो है आपको वो प्रॉपर डाइट प्लान बता दे कि आप ये खाओ ये मत खाओ।
और अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो सेम टाइम उसे स्टार्ट कर दो विदाउट एनी डिले। एज मच एज सुन एज पॉसिबल आप इसे शुरू कर दोगे, मेंटेन करोगे तो आप इस तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचोगे। याद रखना, ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो खाने के रास्ते से और निकालने के रास्ते से वो पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं और उनके बहुत वर्स इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। कैसे? अगर आपका स्टूल साफ नहीं होगा तो आप बीपी, शुगर, इंसोम्निया, माइग्रेन, पल्पिटेशंस, मूड फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी तक के सिम्टम को सफ़र कर सकते हो। क्योंकि अगर पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा की कोटेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और वो साफ़ नहीं होगा तो आप अच्छे तरह से फ्रेश नहीं होगे और मूड इरिटेबल होते 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 और बहुत सारी चीज़ें बॉडी क्रिएट कर देती है, क्योंकि उसे डिटॉक्सिफाइंग करने का जो रास्ता मिला था वो सही से वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो वीडियो के कमेंट में कर सकता है, और वीडियो में कोई छोटा रहेगा तो सवाल तो हम जवाब दे देंगे। अदरवाइज कोशिश किया हमने इस वीडियो में पूरे आपके कुछ सवालों को आंसर देने के लिए। बेहतर आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। हमारे यहाँ कंसल्टिंग पेड होती है, तो अगर किसी को पेड कंसल्टिंग लेना हो तो हमारे नंबर 9833629281 पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। हमारी क्लिनिक मुंबई मलाड मालवनी 400095 पिन कोड बेस्ड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा ट्रीटमेंट चूँकि मेडिसिन एंड डाइट बेस्ड होता है, प्रिकॉशन बेस्ड होता है, इसलिए घर बैठे आप इसे ले सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह की सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहता। लोगों के एक सवाल रहता है, सर आप देखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि हमने उनका तो कुछ नहीं देखा, हमने इस वीडियो के ज़रिए उनके सारे सिम्टम को बता दिए कि ये उनको होता होगा, और उस बात से वो रिलाई करेंगे और एग्री करेंगे कि हाँ हमारे सिम्टम हम में ये परसिस्ट हो रहे हैं, अगर वो इस तरह के पेशेंट होंगे। तो अगर कोई डॉक्टर किसी भी फील्ड की एक्सपर्टीज़ रखता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। आप अपने स्प्रिंटर का अगर फ़ोटो भेजना चाहें तो ठीक है, बट इसमें सिम्टम ज़्यादा वर्क करते हैं। सिम्टम ज़्यादा जो है ऑब्वियस और क्लियर जो है हमें गाइडेंस देते हैं कि आपको फिस्टुला है, फिशर है, पाइल्स है, और वो किस ग्रेड की है उससे भी अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है। हाँ, फिस्टुला में अगर बहुत ज़्यादा उनको डीप लेवल तक जाना है, मल्टीपल उसके ब्रांचेस हैं कि नहीं, या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, या पाइल्स को एग्जैक्ट जानना है। हालांकि पाइल्स के सिम्टम तो सिंपली समझ में आ जाते हैं, फिशर भी सिंपली समझ में आता है, लेकिन फिस्टुला में चूँकि कॉम्प्लेक्स, लो ग्रेड, हाई ग्रेड और अदर बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उनमें जो है उसको रूल आउट करने के लिए आप चाहें तो करा सकते हैं। बट हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि सर्जरी में ये मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी भी है, क्योंकि बिना उसके सर्जन कहाँ करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, कौन सी सर्जरी का जो वे यूज़ करना है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसमें तो बिल्कुल लगेगी। हमारे यहाँ एसओएस होता है, ठीक है कराएंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं कराएं तो आपकी मर्ज़ी। आप प्री एंड पोस्ट चेकिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट से पहले अपनी जो है एमआरआई या सोनोग्राफी करा करके आप रख सकते हैं, और आफ्टर द ट्रीटमेंट आप उसे दोबारा करा कर उसे रीवेरीफाई कर सकते हैं मैं 100% ठीक हुआ या नहीं हुआ, या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमारे अकॉर्डिंग आप करा सकते हो, ये देखने के लिए कि प्रोग्रेस अच्छी है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।